दिस इज धर्मेंद्र सिंह फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रो। और आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे पोएम अमांडा विच हैज़ बीन रिटन बाय द पोएट रॉबिन क्लीन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट taking much time with some important points, and after that some important question answers which are very important in terms of your board examinations. So let us talk about them. First of all, if we talk about some important points, we will find in the poem that the poem describes a girl whose name is Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. उसकी mother बार बार उसको हर एक गलती के लिए point out करती रहती है. She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails and for not sitting in the right posture. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. ये शुरुआत की लाइंस में हमें देखने को मिलता है कि उसकी मदर बार बार उसको किसी न किसी चीज़ को लेकर, कभी बॉडी पोस्चर को लेकर, कभी उसकी गलत हैबिट्स को लेकर के बार बार पॉइंट आउट करती रहती है. टू दिस Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in beautiful emerald green sea. और इस नैगिंग की वजह से अमेंडा जो है अपने ही विचारों में खो जाती है और सोचती है कि वो एक काश मरमेड होती और पूरे जो है एक ग्रीन एमरल्ड सी में हमेशा घूमती रहती बिना किसी के इंटरफेरेंस के. फर्दर शी इज नैग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड ऑल्सो नॉट डूइंग हर होमवर्क. हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर के उसकी मदर उसको पॉइंट आउट करती रहती है, टोकती रहती है. एंड आफ्टर दैट शी देन इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी इज नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूअसली. She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. और ऐसा कब होता जब वो एक ऑर्फन होती और उसके पास पेरेंट्स नहीं होते हर चीज़ को चेक करने के लिए कि और हर बात पे उसको टोकने के लिए. नेक्स्ट Amanda is scolded for eating too many chocolates at this बिकॉज दिस कॉजेस एक्ने. एक्ने जो पिंपल्स टाइप की चीज़ें चेहरे पे हो जाती हैं और इसका मतलब है हर मदर इज़ क्वाइट केयरफुल अबाउट द फिजिकल ब्यूटी. शी इज़ ऑल्सो स्कॉल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर एज वेल. सो नाउ Amanda thinks of being Rapunzel, a character from a fairy tale. Rapunzel एक फेरी टेल परियों की कहानी से एक कैरेक्टर है, तो वो चाहती है कि वो काश एक रेपुंजल बन जाती है. एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ ह्यूज टावर लाइक हर. इन द टावर शी विल बी अलोन एंड विल लिव अ पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन. तो यहाँ पर भी वो एक आइसोलेशन में रहना चाहती है कि कोई उसकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे. इस तरीके से वो अकेले उसी टावर में रहना चाहती है जैसे रेपुंजल रहा करती थी. फाइनली द मदर आस्क हर टू स्टॉप बीइंग मूडी. फाइनली उसकी मदर उसको कहती है कि मूडी मत बनिए, क्योंकि मदर उसकी नोटिस करती है कि whenever she points out her mistakes she becomes moody and she doesn't listen to her because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. The constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. She used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. वो अपने ही विचारों में क्यों खो जाती है, एकदम जो है क्या बोलते हैं कि मूडी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बार बार उसको हैरेसमेंट उसका करते रहते हैं, डोमिनेट करते रहते हैं उसको. इस वजह से वो हमें कोशिश करते हैं उसके पेरेंट्स उसको हैरेसमेंट ना उसका ना करें और डोमिनेट ना करें. तो इस वजह से वो हमेशा मूडी दिखती है और पेरेंट्स की बात ऐसा लगता है कि नहीं सुन रही है. लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम अमांडा. The very first question that comes to this list could be like this: justify the title of the poem Amanda. बहुत सारे lessons होते हैं जिनके टाइटल को लेकर जस्टिफिकेशन मांगा जाता है एग्जामिनेशंस में. So let us try to justify that the title Amanda which has been given by the poet, it is absolutely correct. So the title of the poem is Amanda as it revolves around the upbringing of little girl named Amanda. टाइटल इस वजह से रखा गया इसका क्योंकि इसकी जो प्रोटोगनिस्ट है वो अमेंडा ही है. उसी की अपब्रिंगिंग को लेकर के पूरी पोएम जो है क्रिएट की गई है. हर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स वेयर शी इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. वो हर बात पे उसको टोका जाता है, इस वजह से उसको एक्सप्रेशन की फ्रीडम
ऐसा लगता है कि नहीं मिली है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती पेरेंट्स के आगे. अमेंडा इज सो मच इरिटेटेड दैट शी एस्केप्स रियलिटी बाय लिविंग इन हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड. और इस वजह से हमेशा अपनी इमेजिनेशन में ही खोई रहती है. थ्रू दिस गेट वे सी एक्सपीरियंसेस कामनेस अवे फ्रॉम द नैगिंग पेरेंट्स. सो इस तरीके से ये सारी कहानियां होती हैं, जो कि पूरी कहानी इस पोएम की अमेंडा कैरेक्टर के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं. एंड दैट इज हाउ वी कैन से दिस टाइटल गिवन टू द पोएम अमेंडा इज एब्सोल्युटली राइट. Let's talk about another question. So, why does Amanda seem moody most of the time? जैसा कि हम लोगों ने पोएम में देखा है कि उसकी मदर भी उसको कहती है कि वो मूडी है. तो ऐसा क्यों लगता है कि अमेंडा ये मूडी है, क्यों है ऐसा उसके साथ? So, Amanda seems moody most of the time because she is trying to make an escape from her sorry reality where she is nagged most of the टाइम्स. इस वजह से मूडी लगती है क्योंकि इस तरीके की जो एक रियलिटी है उसकी लाइफ की, जो उसको पसंद नहीं है, दैट वी हैव कॉल्ड सॉरी रियलिटी ऑफ हर लाइफ. सो उससे वो हमेशा बचने की कोशिश करती है कि उसके पेरेंट्स के सामने ना पड़े. अगर पड़े भी तो वो उसको जो है नैगिंग ना करे, मीन्स उसकी टोका टाकी ना करे उसको एक्शंस को लेकर के. तो इस वजह से हमेशा वो बचती रहती है इस नैगिंग प्रोसेस से. इट इज रियली एन अनबेरेबल स्टेट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक अमेंडा. अनबेरेबल बिल्कुल होता है कि कोई भी बच्चा हो, अगर उसको बार बार नैगिंग किया जाए तो बेयर नहीं करेगा सिचुएशन को. हेयर द ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी. तो अपने आप को डिफेंड कैसे करती है? ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी इज हर इमेजिनेशन. तो बचता है सिर्फ उसकी इमेजिनेशन, जहां पर वो वेयर शी ऑफन एस्केप्स टू, जहां पर वो हमेशा अपने इमेजिनेशन में ही खो जाती है, जिससे कि मदर्स की बात पे वो कंसंट्रेट न करे. हेंस इट मेक्स हर लुक मूडी एंड अनइंटरेस्टेड. और ये जब वो अपने इमेजिनेशन में खो जाती है तो ऐसा लगता है कि वो मूडी है और पेरेंट्स की बातों में इंटरेस्ट नहीं है उसको. सो दिस इज हाउ अमेंडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम. दिस इज द रीजन. लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन. सो अनदर क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस: व्हाई डज अमेंडा विश टू बी अ मरमेड, एन ऑर्फन और रेपुंजल? जैसा कि उसने इमेजिन किया है, काश वो मरमेड होती, ऑर्फन होती या रेपुंजल होती. तो ऐसा क्यों है, वो क्यों ऐसा चाहती है कि वो मरमेड, ऑर्फन या रेपुंजल बने? सो अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड so that she could drift alone blissfully by languid emerald green sea. वो मरमेड बन करके क्या करना चाहती है? ब्लिसफुली जो है वो ग्रीन सी में, एमरल्ड ग्रीन सी में जो है वो एंजॉय करना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है और बिना किसी कंट्रोवर्सी के. शी यर्न्स टू बी एन ऑर्फन. और दूसरी बार जब वो ऑर्फन बनने के लिए वो जो है उसकी इच्छा होती है, व्हेन शी विशेस टू बी एन ऑर्फन, सो इट इज बिकॉज सो दैट शी इज एबल टू रोम द स्ट्रीट्स एंड मेक पैटर्न्स ऑन सैंड यूजिंग हर बेयर फीट. जिससे कि वो स्ट्रीट्स में जहां चाहे वहां घूमे और सैंड के ऊपर अपने बेयर फीट से पैटर्न्स ड्रॉ कर सके. And no one could interrupt her and no one could, point out her mistakes. Being Rapunzel means she could live carefree on a high tower. और जहां पर वो रेपुंजल बनने की बात करती है तो वहां पर उसका मतलब ये होता है कि एकदम केयर फ्री लाइफ, बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो रहना चाहती है, अलोन, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन एल्स. एंड दैट इज व्हाई शी लाइक्स टू लिव or wishes to live in a high tower where no one could climb. Amanda wishes to be these so that she could avoid her suffocating reality. और ये सब इस वजह से बनना चाहती है. अल्टीमेटली वन सेंटेंस कह सकते हैं इसके लिए कि she wants to avoid her suffocating reality. जो उसकी रियलिटी है, छोटी छोटी गलतियां हर कोई करता है, बट उसके पेरेंट्स उसको हर गलती के लिए पॉइंट आउट करता है और इस रियलिटी से बचने के लिए वो सब इस तरीके से इमेजिन करती है और कहीं मरमेड और कहीं पर रेपुंजल या फिर ऑर्फन बनने के लिए इमेजिन करती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन: डू यू थिंक दैट अमेंडाज मदर इज अ नैगिंग मदर? क्या लगता है आपको कि अमेंडा की मदर नैगिंग मदर है? अगर ऐसा लगता है तो क्यों है? सो जैसा कि हम लोगों ने पोएम में देखा है कि शी कीप्स ऑन नैगिंग हर डॉटर अमेंडा every time for every single activity she does. So we can say yes, I think Amanda's mother is indeed a nagging mother. बिल्कुल है मेरे हिसाब से. She is always busy in passing instructions and finding faults. हमेशा कोई न कोई गलती निकालती रहती है, instructions देती रहती है. No doubt that
इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल गुड वैल्यूज इन टू हर डॉटर। जिम्मेदारी तो उसी की है कि अपनी डॉटर को अच्छी वैल्यूज दे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर चाइल्ड्स हैप्पीनेस। वैल्यूज सिखाने का मतलब ये नहीं बच्चे की हैप्पीनेस को हम उससे छीन लेंगे, उसको डांटते रहेंगे। द सेम थिंग कुड हैव बीन डन इन अदर वे, इन अ वेरी पोलाइट वे मैनर। सो शी मस्ट नो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग गुड केयर। तो मदर को उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए था, या उसको ये पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। सो दिस इज हाउ समवेयर वी फील दैट अमेंडा's मदर इज अ काइंड ऑफ nagging मदर। So next question, do you think Amanda is at fault when she ignores her mother's instructions? जब अमेंडा मूडी होने के दिखता है कि अमेंडा मूडी है, अपने इमेजिनेशंस में खो जाती है, अपने मदर को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, तो क्या लगता है कि अमेंडा जो है गलती कर रही है? अगर ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर क्यों है? सो थिंकिंग फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें हम इस बारे में, तो आई थिंक अमेंडा इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। तो अमेंडा बिल्कुल भी गलत नहीं है। एज वी सी, लव ऑफ पेरेंट्स इज मिसिंग फ्रॉम अमेंडा's लाइफ। बार बार उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का लव जो होना चाहिए लाइफ में अमेंडा की, दैट इज मिसिंग फ्रॉम हर लाइफ। There is nothing worst for a child who wishes to be an orphan। और इससे बुरा क्या हो सकता है उस बच्चे के लिए कि पेरेंट्स होते हुए भी वो जो है एक ऑर्फन होने के लिए विश करे। It is too harsh for a small child to understand the concept of acne and not eating a chocolate। और छोटा बच्चा ये भी नहीं समझ सकता है कि चॉकलेट खाने से एक्ने होता है और कॉन्सेप्ट क्या है उसका। He doesn't know that scientific reason behind it। Amanda just seeks freedom from the nagging environment around her। और उसकी हर बच्चे की तरीके से उसकी भी इच्छा है कि उसको भी कुछ तो आज़ादी मिलनी चाहिए लाइफ में। तो ऐसा करके अपने नैगिंग एनवायरनमेंट से बचने के लिए वो फ्रीडम की इच्छा करती है, और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश भी करती है। सो फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, शी इज नॉट एट फॉल्ट। Next is one answer we will take as detailed one। So as a detailed answer, the question could be like this: state the key points in the poem Amanda। इस poem के key points क्या हैं? What do you learn from it? मतलब हमें इस poem से क्या सीखने को मिलता है, even as a child or as a parents। So let us talk about it। Every child is special in itself। ये poem सबसे पहली चीज तो कहीं न कहीं इस चीज को लाइट में लाती है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन इटसेल्फ एंड इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड लव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। हर कोई बच्चे में एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन उसको बच्चा समझे, उसको समझाने के लिए हमारे अंदर बहुत ही पेशेंस होना चाहिए और बच्चे के लिए प्रेम होना चाहिए। पेरेंट्स शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू चिल्ड्रन। स्पेस मीन्स उनको एक सोचने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए, उनके भी अपना डिसीजन लेने के लिए टाइम देना चाहिए। एज दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं। वन कैन नॉट टीच देयर चिल्ड्रन एवरीथिंग इन वन डे एंड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव प्रॉपरली हैंसफोर्थ। एक ही दिन में हम किसी भी बच्चे को सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग वी कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स एंड वी कीप ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे। सो हर दिन जो है कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमेशा बिहेवियर हमारा चेंज होता रहता है और अच्छे से अच्छा बिहेवियर होता चला जाता है विद द एक्सपीरियंस। इट इज नेचुरल फॉर अ चाइल्ड लाइक अमेंडा टू सीक फ्रीडम एट हर प्लेस। टू कर्ब दैट फ्रीडम मीन्स टू मेक हर एंग्री एंड मूडी। और अगर हम अमेंडा की बात करें तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और उसकी जगह पे कोई भी हो तो वो फ्रीडम के लिए डिमांड करेगा कि उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और उस फ्रीडम को बच्चे से हटाना, छीनना, ये मतलब है उस बच्चे को एंग्री करना या फिर उसको मूडी बनाना। ग्रोइंग अप ऑफ चाइल्ड शुड नॉट बी अबाउट डूज एंड डोंट्स ओनली। हम बच्चा ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम ग्रो करने के लिए उसको डूज और डोंट्स में फंसा के रखें कि ये करना है ये नहीं करना है। टू हैव नैगिंग पेरेंट्स जजिंग एवरी एक्शन ऑफ द चाइल्ड वुड डू मोर हार्म देन गुड। हर एक एक्शन को जज करना, बार बार नैगिंग करना, पॉइंट आउट करना, तो ये कहीं न कहीं उस बच्चे को और बिगाड़ेगा, यहाँ उसका अच्छाई नहीं हो सकती इसमें। नेक्स्ट, रॉबिन क्लीन इज ट्राइंग टू हाईलाइट, रॉबिन क्लीन द पोएट, वो क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, ये फैक्ट एक हाईलाइट करना चाहते हैं दैट अमेंडा इज फॉरबिडन टू डू एनीथिंग विदाउट सीकिंग परमिशन।
मतलब उसकी मदर चाहती है कि कोई भी वो वर्क करे उससे पहले उससे परमिशन ले, वो काम करने के लिए। चॉकलेट खानी है, परमिशन ले। झुक के बैठना, परमिशन ले। नेल बाइटिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग, बट पोस्चर, अगर बॉडी का पोस्चर चेंज है तो वो परमिशन ले। सो हर बात पे वो चाहती है परमिशन ले। एवरीथिंग शी डज इज करेक्टेड बाय हर मदर ऑल द टाइम। उसकी मदर हर एक एक्शन में कमियां ढूंढती है और उसको हमेशा सही करने की कोशिश करती रहते हैं। शी कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल थिंग अकॉर्डिंग टू हर विल। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती अमेंडा। शी कांट सिट लेजली अराउंड। She can't eat chocolate that could cause acne. Life of Amanda is very difficult, very suffocating and limited in itself. She yearns for freedom and choices. Her mother doesn't understand the fact that Amanda is innocent. She is too small to understand the benefits of advice. अभी तो बहुत छोटी है, वो नहीं समझ सकती इन एडवाइसेस का बेनिफिट, क्योंकि इस सलाह के बाद उसको फॉलो करना है और उसका बेनिफिट क्या है। शी इज नॉट सो मैच्योर गर्ल। ओनली थिंग दैट मैटर्स टू अमेंडास मदर इज व्हाट सोसाइटी विल मेक ऑफ अमेंडा। सिर्फ अमेंडा की मदर यही सोचती है कि अगर अमेंडा इसी तरीके से एक्टिविटीज को, राइट बॉडी पोस्चर नहीं होगा, गलत एक्टिविटीज होंगी, तो सोसाइटी उसको कैसे डील करेगी, सोसाइटी क्या समझेगी अमेंडा कैसी है। दिस इज हाउ वी विटनेस अ मिजरेबल फेलर ऑफ पेरेंट्स। इस तरीके से पूरी पोएम में पेरेंट्स की एक फेलर यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी अपब्रिंगिंग में प्रॉपर नहीं है। व्हेन अमेंडा विशेस टू बी एन ऑर्फन सो दैट शी कुड बी फ्री। क्योंकि अगर अपब्रिंगिंग सही होती तो अमेंडा कभी भी ऑर्फन होने के लिए, अनाथ होने के लिए बिल्कुल विश नहीं कर। सो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट दिस पोएम गिव्स अस अ मैसेज and we learn something like this from the poem. So I hope you all have understood it very well. Thank you very much. Have a nice time. And finally, one request, please like the video, subscribe the channel and share it among your friends. Thank you very much.